नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 12 जून 2021 वह शनिवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी शिक्षण शास्त्र में विश्लेषण के तौर पर सोपानों को चर्चा कर रहे थे, उन सोपानों में विगत जो चर्चाएं की गई थी उसके आगे की कड़ी में मैं शिक्षण व्यूह रचनाओं के बारे में अध्ययन करूँगा आपसे। शिक्षण व्यूह रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी इस तरीके की हो कि आपको शिक्षण करवाते समय वो आपके लिए सहायता प्रदान करे। शिक्षण व्यूह रचनाओं में हम मूलतः जो शिक्षण विधियाँ हैं या उपकरण है, टूल्स जिसे कहते हैं, और उपकरण टूल्स या इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए वो भी स्ट्रेटजी का भाग है। साथ साथ उनका प्रकटीकरण, छात्र क्रियाएँ और चौक शामपट का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग, वर्कशीट यानी कार्य की प्रगति और अवधारणा, ये तमाम प्रकार के स्ट्रेटजी उसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो आज हम क्रमानुसार उनको पढ़ेंगे जिसमें व्यूह रचनाओं में शिक्षण संस्थान के उद्देश्यों का पूर्ण पूर्ति से की जाए और पूर्ति हो जाए। शिक्षण यानी टीचिंग स्ट्रेटजी में जिन उद्देश्यों को हम ध्यान में रखते हैं उपकरणों का प्रयोग करते हुए हम पाठ योजना का निर्धारण करते हैं। छात्रों को पढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। उन विधियों, उन स्ट्रेटजी, उनकी व्यूह रचनाओं के माध्यम से ही हम छात्रों को अपनी उपइकाई को सरल और सरली ढंग से आसानी से छात्रों के सामने उपस्थित कर सकते हैं। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात आती है शिक्षण विधियों की। जो पहली स्ट्रेटजी है वो शिक्षण विधियों की यानी कि मेथड की। टीचिंग मेथड क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो छात्रों को आसानी से समझने में, सीखने में सहायता प्रदान करे। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण में शिक्षण व्यूह रचनाओं में जो पहला भाग है शिक्षण विधियों का यानी कि टीचिंग मेथड का, उसमें छात्रों को जो उप इकाई ली गई है उस उप इकाई के आधार पर छात्रों को किस प्रकार से हम विधियों के माध्यम से रखा जाए। तो उसमें विधियाँ तो विभिन्न प्रकार के प्रयोग लाई जा सकती है। उन विधियों में बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ क्रमानुसार, लेकिन तय करता है उप इकाई के आधार पर कि उप इकाई में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया में बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे समस्या समाधान विधि, कथन विधि, कहानी कथन विधि, व्याख्या विधि, प्रयोगशाला विधि, सामाजिक अपकृत विधि, प्रश्न विधि। ये तमाम प्रकार की जो विधियाँ हैं, इन विधियों के माध्यम से भी आप अपना टीचिंग मेथड पूरा कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो बात की जाती है वो मेथड का प्रयोग उन शिक्षण विधियों के आधार पर जो उप इकाई है उसी के अनुरूप आपको विधियाँ लेनी पड़ेगी। जैसे उप इकाई मैंने जो अपने प्रकरण चल रहा है भारत की प्रमुख उपजों में, उन उपजों में जो मूल बात है, पहली मूल बात आई तो अपनी उप इकाइयों में रबी की फसल। अब रबी की फसल पढ़ाने के लिए छात्रों को मूल रूप से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसमें लिए आपको रबी की फसल के प्रकार के उसकी किस्मों के वगैरह उसके बारे में बताना है, तो आप उसको व्याख्या विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। फिर उनके पौधे के माध्यम से आप उसको समझाएं कि रबी की फसल में ये गेहूँ का पौधा है, ये चने का पौधा है, या रबी की फसल में गेहूँ का पौधा है, या चने का पौधा है, या सरसों का पौधा है, जौ का पौधा है। तो आपको पता चला कि आप बता रहे हैं, तो प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग विधि का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही आप इसको चार्ट या मॉडल के माध्यम से उसका सचित्र बना के आप उनको छात्रों के सामने उपस्थित कर रहे हो, तो प्रदर्शन विधि। और जब उनको इस बारे में समझा रहे हैं कि आप इसके रबी की फसलों में कौन कौन से किस्में होती है, कौन कौन सी फसलें होती है रबी की फसलों में, तो उनके लिए आप खोजपूर्ण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार से आप मेथड का प्रयोग करते हुए छात्रों की उन समस्याओं का निराकरण समाधान कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से। दूसरा आता है उपकरण, इक्विपमेंट यानी टूल्स।
आप किस टूल्स का प्रयोग करते हुए शिक्षण विधियों मतलब शिक्षण योजनाओं को आप पूरा करेंगे, उनके टूल्स को भी आपको पता कर लेना चाहिए कि आप जो व्यू रचना करने के लिए जो टूल्स उपयोग ले रहे हैं उसकी योजना पहले से तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि जिन यंत्रों शिक्षण यंत्रों का प्रयोग करें जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्क्रीन प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर या सूक्ष्मदर्शी यंत्र है या अन्य शिक्षण यंत्र जो भी, वो रबी की फसल की जानकारी के लिए चार्ट का प्रयोग करेंगे या भी किसी मानचित्र का प्रयोग करेंगे और हेड प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वास्तविक स्थिति के माध्यम से भी आप उसको समझा सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु ला के भी आप उनके बारे में बता सकते हैं। वो एक टूल्स का भाग ही होगा। इस तरीके से आपको उपकरणों को निश्चित कर लेना चाहिए कि छात्रों को पढ़ाते समय उनका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आती है छात्रों प्रगटीकरण की, यानी कि डिस्प्ले। आप क्या करेंगे उनके सामने, डिस्प्ले क्या करेंगे। डिस्प्ले में यह जरूर होना चाहिए कि आप जो विषय वस्तु ला रहे हैं उसको आप चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या मानचित्रों के माध्यम से या ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर या इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से, किस माध्यम से आप उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। डिस्प्ले तो आप प्रदर्शन तो करोगे ही, साथ ही साथ उसको ये बताइए कि जुताई या हकाई या बुवाई, ये जो विभिन्न प्रकार के जो तरीके होते हैं वो छात्रों को आप इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उनको ये बता सकते हैं। साथ साथ प्रदर्शित के साथ पुस्तकों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और छात्रों को खेतों में ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से भी आप उनको बता सकते हैं, ताकि आप उनको अपने सब्जेक्ट के प्रति जुड़ाव आप उसको रख सकते हो। फिर भी बात आती है छात्र क्रिया। जो आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें छात्र की क्या क्रियाएं रहेगी, छात्र क्या करेंगे उसमें, तो छात्र क्रियाएं भी उतनी बहुत जरूरी, क्योंकि शिक्षक क्रियाएं कर रहा है तो छात्र क्रियाएं भी करेगा। और छात्र क्रियाएं दो तरीके से होती है, एक तो व्यक्तिगत होती है, एक सामूहिक रूप से होती है। व्यक्तिगत क्रियाएं छात्र में आप जो वर्क दोगे वो छात्र वर्क करेगा, उसको किसी चित्र बनाने के लिए बनाया गया जाता है, किसी चार्ट बनाने के लिए जाता है, क्या सूची बनाने के लिए जाता है, कोई सारणी बनाने के लिए दी जाती है, तो व्यक्तिगत तरीके से आप काम दोगे तो काम करेगा। लेकिन सामूहिक रूप से जो कार्य कर रहा है, अब सामूहिक रूप कार्यों में सभी छात्रों को सामूहिक रूप से काम दिया जा रहा है, तो उसको रबी की फसलों की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी करके उसको एक चार्ट बनाना, मॉडल बनाना या एक सूची बनाने का काम दिया जा सकता है। छात्रों को बुवाई के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है और किस तरह से टूल्स होते हैं उसके बारे में काम दिया जाता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार के फसलों भारत की प्रमुख उपजों का एक चार्ट के रूप में निर्माण करने के लिए काम दिया जा सकता है। इस प्रकार के तभी प्रकार की सामूहिक गतिविधियाँ भी उसको दिया जाता है और प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को काम करवाया जा सकता है, सामूहिक रूप से भी करवाया जा सकता है। फिर बात आती है चौक और शामपट का प्रयोग। कक्षा में चौक और शामपट का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। वैसे एक शिक्षक छात्रों को शिक्षण करवाते समय अपने मुख्य मुख्य बातों को, सारांश को वो चार्ट पर न लिख कर वो चार्ट के माध्यम से भी लाता है, लेकिन वो मूल रूप से लफेट फलक यानी कि रोलर बोर्ड, जो बोर्ड का ही मिनी भाग होता है, रोलर बोर्ड ब्लैक कलर का होता है और उस पर मुख्य मुख्य बिंदुओं को वो सारांश के रूप में लिख के ले आता है, ताकि छात्रों को वो बात बता दे। और कुछ शिक्षक छामपट के माध्यम से, चौक के माध्यम से उस पर लिख कर भी उसकी सारांश रूप में जो एक स्केच के रूप में वहाँ एक प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार से मूल रूप से जो बात की जा सकती है वो वहाँ पूर्णतः होती है। फिर बात आती है छात्रों अगली, कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों को सीखने और सिखाने के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। इसका प्रयोग छात्रों को भी भलीभांति आना चाहिए, एक शिक्षक को भी आना चाहिए। एक शिक्षक अगर कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहता है तो छात्रों को अत्याधुनिक तरीके से इंटरनेट को कनेक्ट करते हुए छात्रों को उसके ज्ञान को और अधिक आधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से छात्रों को वो समझा सकता है। किस तरह से फसलों के पौधे तैयार होते हैं, बुआई, सिंचाई, कढ़ाई या उनकी कटाई के माध्यम से भी, और अनाज के संग्रहण की प्रक्रिया के बारे में किस तरीके से उसको कंप्यूटर के माध्यम से उसको तैयार किया जा सकता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्नों का, जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रश्नों को छात्रों को तार्किक चिंतन और कल्पना शक्ति का जो परीक्षण है उस खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। छात्र को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा था उसके माध्यम से वो सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, उसने जो ज्ञान पढ़ा है वो कितना सीख पाया, तो उसको तर्क चिंतन के माध्यम से भी उसके खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से उसके ज्ञान की परख कर ली जाती है। फिर वर्क प्रोग्रेस मैंने जैसे कि बात कहा है कि कार्य प्रगति पत्र जो बताया जाता है कि वर्कशीट प्रोग्राम जो होता है, तो छात्रों को विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उसका वर्कशीट बनाया जाता है, उसको एक प्लान बनाया जाता है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की फसलों के, जैसे भारतीय मानचित्र अनुसार कहाँ कहाँ रबी की फसलों के सबसे ज़्यादा बहुतायत होती है, या
गेहूँ की प्रमुख किस्में कौन कौन सी उन किस्मों के नामों के चार्ट बनाए, ये रबी की फसलें किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है, ये किन किन प्रदेशों में से अधिक होती है, किन किन स्थानों पर सबसे ज़्यादा होती है, इस प्रकार के वर्कशीट बना के उनको दिया जाता है। अवधारणा के उदाहरण के माध्यम से हम लोग उनको दे सकते हैं कि रबी की फसल की अवधारणा दी, अब उस अवधारणा के माध्यम से उसको छात्रों को यह देना चाहिए कि वो उनका उपयोग किस तरह से करता है। रबी की फसल है तो रबी की फसल का क्या उपयोग होता है, जैसे गेहूँ की फसल, तो गेहूँ का फसल का गेहूँ किस उपयोग में आता है, तो गेहूँ को रोटी बनाने, चपाती बनाने में, आटा बनाने में, ये सब भी उसमें काम आता है। फिर चने का किस रूप में काम लेते हैं, हम बेसन के रूप में लेते हैं, हम खाद्यान्न के वस्तुएं बनाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शिक्षण की जो व्यूह रचना है उसके माध्यम से एक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक और सरल छात्रों को ग्राह्य रूप में उसको बता सकते हैं। तो आज के प्रकरण के साथ छात्रों आज इतना ही, कल हम नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।